हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड वीएसएनई की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम 29वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें दोस्तों आज हमारी ये टिहरी रियासत की अंतिम क्लास रहने वाली है। टिहरी रियासत में 2 क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है निम्न में से ओताली क्या था। देखिए, ओताली जो था ये एक प्रकार का राजस्व कर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है तो वह है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, तो ओताली ये एक राजस्व कर था। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि पवार काल में ग्रामीण करों को एकत्र कर थोकदार को कौन भेजता था। देखिए, पवार काल में ग्रामीण जो कर होते थे, टैक्स होते थे, उन्हें इकट्ठा करके थोकदार के पास पहुंचाना होता था। तो गांव से जो इकट्ठा करता था तो वह दोस्तों प्रधान इकट्ठा करता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी दोस्तों पेपर में आया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि गांव से कर को इकट्ठा प्रधान करता है और फिर दोस्तों प्रधान उस कर को थोकदार के पास पहुंचाता था और थोकदार फिर दोस्तों राजा के दरबार में उस कर को लेकर जाता था। तो पूरी ये आप चीज़ को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आय व्यय का कार्य करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। देखिए, आय और व्यय का कार्य करने वाला जो अधिकारी होता था तो उसे दोस्तों दीवान बोलते थे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद वंशानुगत था। देखिए, वंशानुगत जो पद था तो वह प्रधान का पद था। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो प्रधान का पद ऐसा था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। ठीक है, आज जो प्रधान है तो अगली बार जो प्रधान बनेगा तो वह दोस्तों उसका पुत्र बनेगा, फिर अगली बार उसी का पुत्र बनेगा, फिर अगली बार भी दोस्तों उसी का पुत्र बनेगा। ठीक है, तो प्रधान का पद जो होता था तो वह वंशानुगत होता था, जो कि गांव से राजस्व एकत्र करने का कार्य करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधिक उर्वरक वाली भूमि उत्पादन से कर किस रूप में लिया जाता था। देखिए, जो अधिक उपजाऊ भूमि थी, ठीक है, तो अधिक उपजाऊ भूमि से जो उत्पन्न होता था, जो आपका अनाज उत्पन्न होता था, तो उससे कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वह है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ए व वी दोनों, मतलब अधेल या आधा भाग। ठीक है, तो उस उपजाऊ भूमि से जितना भी अनाज उत्पन्न होता था तो उस अनाज का आधा भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिए गए युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। तो जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है या सही है। तो पहला है दोस्तों कि गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। ये जो पुस्तक है ये जॉर्ज डब्ल्यू विंक्स की पुस्तक है। सही बात है। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ ये कवि शंकर का है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिरह या छंदमाला ये लीलानंद कोटनाला की पुस्तक है, ये भी आपका करेक्ट है। तो बिरह भी और छंदमाला दोनों ही लीलानंद कोटनाला की पुस्तक हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से खेकर किसे कहा जाता था। देखिए, खेकर जो कहते थे तो ये थातवान के कृषक को बोलते थे। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो थातवान कौन होता था, तो भूमि का मालिक होता था। ठीक है, और थात क्या होता था, थात तो थात बोलते थे भूमि को।
ठीक है। और इस भूमि पर जो कृषि कार्य करते थे तो वह दोस्तों आपके खेकर होते थे। और खेकर भी दो प्रकार के होते थे, एक पक्के खेकर, एक कच्चे खेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा जोड़ा असंगत है। तो असंगत मतलब जो गलत है उसको हमें चुनना है। तो पहला है दोस्तों आपका सभाभूषण। सभाभूषण जो पुस्तक है ये आपकी हरिदत्त शर्मा की है, सही हो जाएगा, ठीक है। प्रेम पथिक मोलाराम की है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मोलाराम की नहीं है, ये दोस्तों आपकी तारादत्त गैरोला की पुस्तक है, ठीक है। गढ़वीर महाकाव्य जो कि रिखुला लोधी पर आधारित पुस्तक है तो इसे रूप मोहन सकलानी ने लिखा था, ये सही है। और गढ़वाल भूगोल ये हरिदत्त शास्त्री के द्वारा लिखी गई, ये भी दोस्तों करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखें, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्रियों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द है। जो तीर्थ यात्रियों को भोजन कराया जाता था यात्रा के दौरान तो उसे दोस्तों सदाव्रत बोलते थे, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बड़े भूस्वामी खेतों में कार्य करने हेतु किसकी नियुक्ति करते थे। देखिए जो बड़े भूस्वामी होते थे तो वह खेतों में कार्य करने के लिए जो नियुक्ति करते थे तो वह दोस्तों हलिया की नियुक्ति करते थे, हलिया। और हलिया होता कौन था, तो ये दोस्तों हल चलाने वाला होता था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से गांव की स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता था। देखिए गांव की जो स्वामित्व वाली भूमि होती थी, ठीक है, तो उस भूमि को बोलते थे फ्रेंड्स बेनाप भूमि, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जैसे आजकल ग्राम समाज वाली जो भूमि होती है, ठीक है, तो उसी की बात हुई है कि जो गांव की स्वामित्व मतलब जिस पर गांव का अधिकार हो तो वह भूमि बेनाप भूमि होती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है बताना है कि वर्षा के जल संरक्षण हेतु बनाए जाते थे। देखिए वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए आपके जो स्थान बनाए जाते थे तो उनको क्या बोलते थे, तो उन्हें बोलते थे फ्रेंड्स खाल, ठीक है। आपने सुना होगा चार खाल। चार खाल की व्यवस्था किसने शुरू करी थी, तो ये दोस्तों सच्चिदानंद भारती के द्वारा शुरू की गई थी, जिन्हें वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा आपका पानी राखो आंदोलन भी चलाया गया था 1989 में उफरे खाल पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि आटा पीसने हेतु प्रयोग में लाए जाते थे। देखिए आटा पीसने के लिए जिस चीज़ को प्रयोग में लाया जाता था तो उसे दोस्तों घराट बोलते थे, घराट, ठीक है, घराट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। घराट क्या होता था, देखिए किसी नदी में से पानी लाया जाता था एक गूल के माध्यम से, ठीक है, और जब पहाड़ पे से पानी आएगा एक स्पीड से तो एक कमरा बनाया जाता था, उस कमरे के नीचे टरबाइन लगी होती थी, मशीन, ठीक है, मोटर लगी होती थी। और वो मोटर पर जब उस स्पीड से आता हुआ पानी पड़ेगा तो ये मोटर घूमती थी और ऊपर दोस्तों उसके चक्की लगाई जाती थी, तो उसी को दोस्तों घराट बोलते थे। और घराटों पर अंग्रेजों के द्वारा कर भी लगाए गए थे। अगला प्रश्न है कि खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर कहलाती थी। देखिए खेतों की सिंचाई के लिए जो छोटी नहर बनाई जाती थी तो उसको गूल बोलते थे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, गूल। आपने सुना होगा मलेथा की गूल। मलेथा की गूल किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी दोस्तों माधो सिंह भंडारी ने। माधो सिंह भंडारी महीपति शाह का सेनापति था जो कि मलेथा टेरही में रहता था। तो मलेथा के लोग जो थे तो वह पानी की दिक्कत से जूझ रहे थे, तो वह चमका या डांगर नदी से एक नहर निकालते हैं जिसका नाम मलेथा की गूल रखते हैं, मतलब उसी के गांव के नाम पर उस नहर का नाम रखा गया था, ठीक है। जब ये नहर बनाई तो इस नहर की लंबाई जो थी तो 75 मीटर थी, ठीक है। और इस 75 मीटर
नहर को बनाने के बाद में जब ये पूरी बन जाती है तो इस नहर में पानी नहीं आता, जिस कारण कोई बताता है कि आपको अपने पुत्र की बलि देनी होगी तभी इसमें पानी आएगा। तो माधो सिंह भंडारी अपने एकमात्र पुत्र गजेश सिंह की बलि इस नहर में पानी लाने के लिए दे देते हैं। तो याद रखिएगा कि गजेश सिंह कौन थे, तो वह दोस्तों माधो सिंह भंडारी के पुत्र थे, ठीक है। और मथुरा बुराड़ी कौन थी, तो वह गजेश सिंह की पत्नी थी। और मथुरा बुराड़ी का एक अभिलेख भी मिला है आपका, कहाँ से मिला, तो ये आपका रघुनाथ मंदिर जो कि देवप्रयाग में स्थित है वहाँ से मिला है। याद रखें, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा कहलाता था। देखिए, भूमि का कीचड़ युक्त जो हिस्सा होता था तो उस हिस्से को बोलते थे सीमार या गजार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आपने सुना होगा कि एक दलदली भूमि पर त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है दोस्तों हिल जात्रा उत्सव, ठीक है। हिल जात्रा उत्सव का ही जो शाब्दिक अर्थ है तो वह दोस्तों दलदली भूमि है। पिथौरागढ़ में हिल जात्रा उत्सव को मनाया जाता है जब धान की रोपाई होती है। और पश्चिमी नेपाल जो हमारे उत्तराखंड से लगा हुआ नेपाल है, उस नेपाल के क्षेत्र में हिल जात्रा को इंद्र जात्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से अष्टकोण रजत मुद्रा किसने जारी की थी। देखिए, अष्टकोणीय मुद्रा जो जारी की गई तो वह किसके द्वारा जारी की गई थी, ये हमें बताना है। तो सही जो आंसर रहेगा तो वह दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, फतेह शाह। तो फतेह शाह के द्वारा अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की गई थी। फतेह शाह इसके दरबार में अशोक की भांति अकबर की भांति नवरत्न रहते थे, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बना है। और फतेह शाह के दरबार में काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे फतेह प्रकाश पुस्तक, तो ये रतन कवि के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। एक दोस्तों व्रत कौमुदी भी लिखी गई थी, तो वह आपकी मतीराम के द्वारा लिखी गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि लद्दाख टकसाल में बनने वाली मुद्रा का नाम है। देखिए, टकसाल जो थी लद्दाख में, तो उस लद्दाख के टकसाल में जो मुद्रा बनती थी तो वह हमें बताना है। तो लद्दाख के टकसाल में मुद्रा बनती थी दोस्तों जऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहला है दोस्तों भूमिगत जल को एकत्रित करने हेतु नोला का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर नोला आना चाहिए, है ना, कि जो भूमिगत जल एकत्र होता था तो वह नोला में होता था, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एक हथिया नोला, ठीक है, जो कि चंपावत में स्थित है। छोटा जल छिद्र जिन्हें मेवासियों के लिए प्रयोग में किए जाते थे तो उसे दोस्तों चुप टोला बोलते थे, चुप टोला बोला जाता था, ठीक है। तो छोटे जल छिद्र जिन्हें मेवासियों के लिए प्रयोग करते थे उन्हें चुप टोला बोला जाता था। और खिल भूमि जो होती थी तो वह आपकी बंजर भूमि होती थी, ये भी सही है। तो आपके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी युग्म सुमेलित हैं। आगे बढ़ेंगे कि एक तिमासी बराबर कितना टका है। तो देखिए, एक तिमासी के बराबर हमें बताना है कि कितने टके होते हैं। तो एक तिमासी के बराबर 10 टका होता था, 10 टका। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गढ़वाली रुपया कितने टके के बराबर होता था। तो अभी हमने देखा कि एक तिमासी तो 10 टके के बराबर होता था। और ये तिमासी जो पूछा गया था तो आपकी जो आपका बीडीओ पटवारी लेखपाल वाला एग्ज़ाम हुआ था या फिर दोस्तों पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि तिमासी क्या है। तो तिमासी दोस्तों एक मुद्रा है, याद रखें, जिसमें 10 टका होते हैं, ठीक है। अब पूछा है कि एक गढ़वाली रुपया कितने टके के बराबर होता है। तो एक रुपया जो होता था, एक गढ़वाली रुपया, तो उसमें जो टके होते थे तो वह आपके होते थे दोस्तों ऑप्शन ए 40 टका, ठीक है। तो 40 टका बराबर एक गढ़वाली रुपया
होता था, ठीक है, और 50% बराबर 1 फर्रुखाबादी रुपया होता था। तो ये भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, फिर हमें मिलेगा कि 4 तिमासी, ठीक है। हमने पीछे देखा था कि 1 तिमासी बराबर 10 टका, तो 4 तिमासी बराबर कितना टका होगा, तो 40 टका हो जाएगा, और 40 टका में 1 गढ़वाली रुपया बन जाता है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 गढ़वाली रुपया में 4 तिमासी होते हैं। आगे बढ़ेंगे कि टका एवं तिमासी मुद्रा का प्रचलन किसके समय में बंद हुआ। तो दोस्तों ये जो मुद्रा का प्रचलन था ये आपका ब्रिटिश शासन के समय बंद हो गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो पवार राजाओं की टकसाल थी तो वह श्रीनगर में थी, ठीक है। और श्रीनगर में तांबे के सिक्के या तांबे के टके और रजत जो होती थी उसे तिमासा बोलते थे। देखिए टका जो होता था तो वह तांबे की मुद्रा होती थी, ठीक है, और तिमासा जो होता था तो वह रजत मुद्रा होती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टिहरी रियासत में स्वतंत्रता हेतु आंदोलन के कारणों में से कौन सा एक नहीं है। देखिए टिहरी रियासत में स्वतंत्रता हेतु जो आंदोलन आपके चलाए गए थे तो वह बताना है हमें कि कौन से आंदोलन नहीं, कौन सा कारण नहीं है उन आंदोलन का, ठीक है। तो पहला है कि पूर्ण टूटी एवं बराकर, तो दोस्तों ये भी एक कारण रहा था, ठीक है। वन व्यवस्था से असंतोष, तो ये भी कारण रहा था। और प्रजामंडल की स्थापना एवं श्रीदेव सुमन की का बलिदान, तो ये भी कारण रहा था। टिहरी प्रजामंडल इसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 को की गई थी, ठीक है। तो इसलिए अगला जो ऑप्शन है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का थोपा जाना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा की कोई बात नहीं थी, इसलिए ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राजस्व का प्रमुख अधिकारी कहलाता था, तो राजस्व का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे। तो राजस्व के प्रमुख अधिकारी को बोला जाता था ऑप्शन ए दफ्तरी, ठीक है। तो दफ्तरी बोला जाता था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि पवार वंश में राजा के बाद दूसरा बड़ा पद क्या कहलाता था। देखिए राजा के बाद में दूसरा जो बड़ा पद होता था तो वह दीवान या वजीर होता था, जो राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं नीतियों को बनाता था या उनका निर्धारण करता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा तो यह है दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, मुक्त। अगला प्रश्न है, बताना है कि सेना को वेतन देने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। दोस्तों सेना को वेतन देने वाला अधिकारी जो टिहरी रियासत में होता था तो वह आपका बख्शी होता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो याद रखें महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बख्शी कौन होता था, तो ये आपका सेना को वेतन देने का कार्य करता था। आगे बढ़ेंगे, बताना है किस पुस्तक से खुलबड़ा युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए जो वैली ऑफ दून पुस्तक है तो वैली ऑफ दून पुस्तक से खुलबड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। वैली ऑफ दून पुस्तक ये जो पुस्तक है ये दोस्तों आपकी ए.आर. गिल की पुस्तक है, ठीक है। और ए.आर. गिल की इस पुस्तक से खुलबड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों आपकी एक और पुस्तक आती है वैली ऑफ फ्लोवर पुस्तक। तो वैली ऑफ फ्लोवर पुस्तक जो है तो ये आपकी गिरिराज शाह की है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। खुलबड़ा का युद्ध हुआ कब था, तो ये 1804 में प्रद्युमन शाह और दोस्तों गोरखाओं के मध्य हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से पूंछी कर किससे लिया जाता था। देखिए पूंछी कर जो था तो ये आपका जो लिया जाता था तो ये गाय व भैंसों से लिया जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसके पास में जितनी गाय और भैंस होंगी उससे उतना ही ज़्यादा पूंछी कर लिया जाता था। पूंछी मतलब पूंछ के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवारकालीन टकसाल कहाँ स्थित थी। देखिए पवारकालीन जो टकसाल थी, ठीक है, तो पवारकालीन जो टकसाल थी तो वह आपकी श्रीनगर में स्थित थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वह ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो आपकी पवारकालीन टकसाल थी, ठीक है, तो यहाँ पर ताम्र, टका, रजत, तिमासी
और दोस्तों रुपये भी ढाले जाते थे। और अभी हमने देखा था कि कौन सी किसके बराबर है, ठीक है। और फतेह शाह के समय अष्टकोण रजत मुद्रा भी चलाई गई थी, ठीक है। और एक जू या जऊ, ठीक है, तो एक प्रकार की ये मुद्रा भी चलाई गई थी पवार काल में, जो कि लद्दाख टकसाल में बनती थी। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने श्री देव सुमन की हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी। तो देखिए ऐतिहासिक अनशन की जो संज्ञा दी गई तो वह दोस्तों शेखर पाठक के द्वारा दी गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस परमार या पवार शासक को अंग्रेजों के द्वारा गढ़वाली फौज का स्थायी लेफ्टिनेंट बनाया गया था। देखिए अंग्रेजों के द्वारा गढ़वाली फौज का जो स्थायी लेफ्टिनेंट बनाया गया था, तो वह बनाया गया दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ठीक है, नरेंद्र शाह को। तो नरेंद्र शाह को स्थायी लेफ्टिनेंट बनाया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि परगना के शासक को क्या कहा जाता था। देखिए परगना का जो शासक होता था उसे क्या बोलते थे, तो उसे बोलते थे थोकदार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो टिहरी रियासत में एक प्रशासनिक व्यवस्था थी तो वह कैसे चलती थी, पहले होता था दोस्तों ठाणा, ठीक है, ठाणा, फिर उसके बाद में होता था परगना, परगना के बाद में होती थी पट्टियां, और पट्टियों के बाद में होता था ग्राम, ठीक है। तो पट्टियां ग्रामों में बटा होता था और परगना पट्टियों में बटा होता था, ठीक है। तो याद रखिएगा सुदर्शन शाह के समय 4 ठाणे होते थे, मतलब सुदर्शन शाह के समय जो टिहरी रियासत थी तो वह 4 ठाणों में बटी होती थी। ठाणा हम एक प्रकार से समझ सकते हैं मंडल, ठीक है। तो 4 मंडल में बटी होती थी और उनका प्रमुख कौन होता था, तो थानेदार होता था, ठीक है। यहाँ पर होगा दोस्तों थानेदार, थोकदार नहीं, थानेदार, ठीक है, थानेदार। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो परगने का अधिकारी होता था, तो परगने का अधिकारी होता था दोस्तों सुपरवाइजर, जिसे दोस्तों ब्रिटिश शासन में कानूनगो के समान माना गया था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि गढ़वाल का ऐसा मंदिर जिसकी शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिरों के समान है। तो दोस्तों ऐसा जो आपका मंदिर है तो ये आदि बद्री है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि टिहरी राजशाही के विरुद्ध टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। तो ऊपर हमने देखा था 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि टिहरी रियासत के राजा भवानी शाह के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो टिहरी रियासत का जो राजा था भवानी शाह, जो कि दूसरे नंबर का राजा था, जो 1859 में गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें बताना है। टिहरी का शासक बनने में रेमजे ने इसका समर्थन किया था। सही बात है। देखिए जो सुदर्शन शाह था, सुदर्शन शाह के 2 पुत्र थे, एक तो शेर शाह, ठीक है, और एक था दोस्तों भवानी शाह। शेर शाह जो था तो वह जो रानी खनेती थी तो उससे उत्पन्न पुत्र था, ठीक है। और भवानी शाह तो ये गुणदेवी से उत्पन्न पुत्र था। तो जो शेरशाह था तो शेरशाह जबरदस्ती टिहरी रियासत की गद्दी को हस्तगत कर लेता है। जब यह हस्तगत कर लेता है तो उसके बाद में भवानी शाह ब्रिटिश शासन में जाता है, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी में जाता है। और वहाँ पर जो टाइम पीरियड था रैमजे का था, तो रैमजे दोस्तों फिर टिहरी रियासत का राजा जो बनाता है तो वह भवानी शाह को बनाता है और शेरशाह को गद्दी से हटा देता है। तो क्वेश्चन बनता भी है कि टिहरी रियासत का वह राजा जो ब्रिटिश शासन के सहयोग से गद्दी पर बैठा तो वह दोस्तों भवानी शाह था, ठीक है। 1875 में ये गद्दी पर बैठा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभी आपको बताया ये जो गद्दी पर बैठा था 1859 में गद्दी पर बैठ गया था, जो कि 1871 तक रहा था। इसके समय में रैमजे ने 1861 में 12 आना बीसी की भू व्यवस्था करवाई थी। तो ये सही हो जाएगा कि इसी के समय रैमजे ने 1861 में 12 आना बीसी की भू व्यवस्था की थी, ठीक है।
और 1861 में टिहरी में भूमि बंदोबस्त भी हुआ था। इसने 1860 में विल्सन को वनों को ठेके पर दिया था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1860 में फ्रेडरिक विल्सन को वनों को ठेके पर दे दिया था। आगे बढ़ेंगे कि विभिन्न मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भाबर कुमाऊं क्षेत्र के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है। इस संदर्भ में सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है और सही कुट का दोस्तों चयन करना है कि किस इतिहासकार ने किसे क्या बोला है। तो देखते हैं क्या सही रहने वाला है। देखिए, इब्न बतूता जो कि एमबीटी के टाइम पीरियड में भारत आया था और मोरक्को यात्री था, तो इसने कराचल बोला था। ठीक है, सैफुद्दीन यजदी ने कुपीला दर्रा बोला। ठीक है, और तैमूर ने इसे क्या बोला, तो तैमूर ने बोला था दोस्तों कुमाऊं, और अबुल फजल ने इसे कुटिल दर्रा बोला था। तो इस तैमूर ने जो बोला था तो इसे कुटिल दर्रा बोला था और अबुल फजल ने इसे कुमाऊं बोला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा तो वह आपका पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से संबोधित करते थे। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण इतिहासकार थे तो वह पूरे पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, तो वह आपके हिमालय पर्वत या फिर शिवालिक के नाम से जानते थे। तो इस क्वेश्चन का शिवालिक या फिर कुमाऊं पर्वत के नाम से इसे जानते थे, हिमालय के नाम से नहीं जानते थे। तो इसमें बी और सी सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय रुहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने निम्न में से किसके नेतृत्व में हल्द्वानी नैनीताल पर अधिकार करने का प्रयास किया था। देखिए, हल्द्वानी नैनीताल पर अधिकार करने का जो प्रयास किया था तो वह आपका जो शामिल थे तो वह है ऑप्शन, पहले तो देखना है हमें कि कौन कौन शामिल हैं। तो इसमें जो शामिल है दोस्तों आपके काले खां और फजल हक, ये दो व्यक्ति शामिल थे। तो इन्हीं के सहयोग से हल्द्वानी पर अधिकार करने का प्रयास किया था 1857 की क्रांति के दौरान खान बहादुर खान ने। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन भी आपका सही रहेगा, पहला और दूसरा ही सही था। आगे बढ़ेंगे कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में विशेष ध्यान देने वाला तुगलक शासक कौन था। देखिए, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में विशेष ध्यान देने वाला जो तुगलक शासक था तो वह हमें बताना है कौन था। तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग का उत्तराखंड राज्य पर आक्रमण की जानकारी हमें निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है या ग्रंथ से होती है, कुट के आधार पर सही उत्तर दें। तो सही उत्तर हमें देना है। तो देखिए, जफरनामा से और मुल्फुजात ई तिमूरी, ठीक है, इन दो पुस्तक से जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह आपका 1 और 3 रहेगा। तो 1 और 3 किस में दिया है, तो ये दिया है दोस्तों ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, कुछ पुस्तकें हैं आपकी टिहरी रियासत की जहां से प्रश्न आपके बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सभाभूषण किसकी पुस्तक है, तो सभाभूषण पुस्तक जो है ये हरिदत्त शर्मा की पुस्तक है। ठीक है, और हरिदत्त शर्मा ये किसका दरबारी कवि था, तो ये था दोस्तों सुदर्शन शाह का। और ये जो पुस्तक है आपकी तैमूर लंग का उत्तराखंड राज्य पर आक्रमण की जानकारी हमें निम्न में से किस ग्रंथ से होती है, कुट के आधार पर उत्तर दें। देखिए, तैमूर लंग ने जब 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था उत्तराखंड में, ठीक है, तो इसकी जानकारी जफरनामा और मुल्फुजात ई तिमूरी पुस्तक से मिलती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, पहला और तीसरा ये कुट आपका सही है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों जो पेपर में पूछी गई हैं। देखिए पीछे मैंने आपको एक पुस्तक बताई थी प्रेम पथिक, ठीक है, प्रेम पथिक, प्रेमी पथिक। तो प्रेमी पथिक शायद मैंने आपको तारादत्त गैरोला बताया था। देखिए तारादत्त गैरोला नहीं, तोता कृष्ण गैरोला, ठीक है, तोता कृष्ण गैरोला इनकी यह पुस्तक है, ठीक है, तो उसे आप सही कर लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों आपकी आएगी पुस्तक सभाभूषण। तो सभाभूषण किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों हरिदत्त शर्मा की पुस्तक है, ठीक है, हरिदत्त शर्मा की पुस्तक आती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीर विनोद किसकी पुस्तक है, तो ये भरत कवि की पुस्तक है, और जहांगीर ने भरत कवि को ज्योतिक राय की उपाधि भी दी थी, ठीक है। एक पेपर में पूछी गई थी फतेह प्रकाश ग्रंथ किसकी पुस्तक है, तो भूषण कवि की पुस्तक है। और जो आपका स्टेनो वाला पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि फूलकंडी किसकी पुस्तक है, तो महंत योगेंद्रपुरी की पुस्तक है, ठीक है। एक और पुस्तक आई थी आपकी पेपर में जय विजय नाटक, तो ये भवानी दत्त का है, ठीक है। गढ़वीर महाकाव्य हमने देखा था, गढ़वीर महाकाव्य जो कि रिकोला लोधी के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है, और इस पुस्तक को जो लिखा तो वह रूप मोहन सकलानी के द्वारा लिखा गया था। गढ़वाल का इतिहास किसके द्वारा 1928 में लिखा गया, तो हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखा गया। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी ने, और हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल तो वह अजय रावत के द्वारा लिखा गया, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि नरेंद्र हिंदू लो पुस्तक किसने लिखी, तो हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखी गई थी ये भी, और हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई थी इसे टेरी हाईकोर्ट का एक न्यायिक पुस्तक के रूप में चुना गया था, ठीक है। मोक्षंग काव्य किसकी पुस्तक है, तो चक्रधर बहुगुणा की पुस्तक है। हमने ऊपर देखा था बिरह छंदमाला, ये पुस्तक जो थी किसकी थी, लीनानंद कोटनाला की पुस्तक थी। इन्हीं की एक और पुस्तक आती है श्रीपुर लीला, ठीक है, तो ये भी इन्हीं की पुस्तक है। व्रत विचार किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों ये आपकी सुखदेव मिश्र की पुस्तक है, ठीक है। मानवदा काव्य तो भरत कवि की पुस्तक है, और भरत कवि की हमने जहांगीर विनोद को भी देखा। तो ये कुछ आपकी पुस्तकें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं बार बार। एक और पुस्तक याद रखिएगा रामायण प्रदीप, तो ये मेधाकर शर्मा की पुस्तक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने टिहरी रियासत की तीसरी क्लास को कंप्लीट कर लिया है, और आपका पूरा टिहरी रियासत समाप्त हो गया है। अगर आपने टिहरी रियासत को BS नेगी वन लाइनर बुक से पढ़ा है या कहीं अपने नोट से पढ़ा है, तो आपने अगर इस MCQ क्लास के माध्यम से अपना रिवीजन किया होगा तो आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और आपको काफ़ी कुछ रिवाइज भी हुआ होगा। तो आप BS नेगी बुक से वन लाइनर बुक से अपने टॉपिक पढ़ते जाइएगा, और हमारे साथ साथ MCQ करते रहिएगा। अब दोस्तों हम ब्रिटिश शासन को शुरू करने वाले हैं, जो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रशासन रहा है तो उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी आने वाली है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आज की क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और हम दोस्तों जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज है, ठीक है, जिला सीरीज है, उसे भी कर रहे हैं। जिला सीरीज में आज हमारा जो उत्तरकाशी जिला है तो वह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई हम दूसरा जिला देखेंगे, तो आप उसे भी ज़रूर देखा करें। हमने टाइम फिक्स किया है उसके लिए 5:30 बजे शाम को आपको जिला सीरीज की वीडियो पर डे मिल जाएगी। और ये जो MCQ क्लास है ये आपको रात में 7 बजे मिलेगी, ठीक है। रात को 7 बजे BS नेगी MCQ सीरीज की क्लास मिलेगी, ठीक है। और 5:30 बजे आपको जिला सीरीज की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और हम करंट अफेयर की क्लास को भी करेंगे। करंट अफेयर की क्लास आपको सुबह 10 बजे मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 टाइम हमने फिक्स किए हैं जो कि आपको लगातार क्लास देते रहेंगे। जो भी आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको पूरी हेल्प मिलेगी। आप पूरे डेडिकेशन से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। पर यह है कि पढ़ना आपको है, मेहनत भी आपको करनी है, ठीक है। बस मार्गदर्शन दोस्तों हमारा रह सकता है, टीचर का रह सकता है, पर प्रयास और आपकी डेडिकेशन, जो आपका हार्ड वर्क है, ठीक है, आपकी कंटिन्यूसी, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो प्लीज़ आप लगातार मेहनत करते रहिएगा।
आप एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार ना करें। एग्ज़ाम की डेट जब भी आएगी आपको चुकाएगी, ठीक है, आपको एक शॉक लगाएगी और फिर आप सोचेंगे कि हमने इतना समय बर्बाद किया, इतना समय गवा दिया, अगर हम पढ़ लेते तो कितना अच्छा रहता। तो प्लीज़ आप लगातार पढ़ते रहिएगा। आपको हम PDF भी अब पर डे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। हमने टेलीग्राम चैनल पर अपनी करंट अफेयर क्लास का टेस्ट भी शेयर किया है। आप टेलीग्राम पर जाकर उस टेस्ट को लगा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी हमारे इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सपोर्ट किया करें, अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।